अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, जो कुछ फर्क है वो है जिम्मेदारी का। क्या हम जिम्मेदारी लेते हैं? अगर हम जिम्मेदारी ले तो सब कुछ बदल सकते हैं। मैंने देखा है आजू बाजू की सिर्फ माता पिता ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आखिरी सांस तक अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। वो बच्चे जिनके खुद के बच्चे हो जाते फिर भी ये माँ बाप आखिरी सांस तक उनकी कुछ ना कुछ जो भी जरूरत हो वो जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन बच्चे पढ़ने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद जब अपने पैरों पे खड़े होते हैं, काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, सेटल हो जाते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते। जब तीन चार जब बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं कि इनकी इनकी पूरी जिम्मेदारी मैं ही क्यों ली, तू ले। अपने समाज में दो तरह के ये जो लोक प्रतिनिधि और लोक सेवक करके दो कैटेगरीज है। अगर ये लोग भी जब अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले जो भी कसम खाते हैं, जो भी वादे करते हैं, जिन चीजों के लिए उन्हें वो कुर्सी दी जाती है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझे तो अपने देश को, अपने पूरे समाज को वो बदल के रख सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लोग जब एक मंच के ऊपर जब इकट्ठा हुए हैं तो ये मंच है बिजनेस का। अभी बिजनेस में किसी भी सेक्टर में जब कोई भी कंपनी शुरुआत करती है या बिजनेस करना चाहती है तो उसका एक ही सपना होता है कि इस सेक्टर में मैं ब्रांड बनूं। और उसको हमेशा लगता है कि ब्रांड बनने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, यानी बहुत सारा पैसा लगता है, टेक्निकल टीम लगती है, बहुत सारे लोग लगते हैं, तब जाके कोई भी कंपनी ब्रांड बन सकती है। लेकिन दोस्तों, ब्रांड बनना ये भी है एक जिम्मेदारी। ये सभी जो कंपनी जो ब्रांड बनती है या कोई भी कंपनी, पहले मैं जो कंपनी ब्रांड बनी है उनके बारे में बताता हूं कि जो भी कंपनी ब्रांड बनी है वो इसीलिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर मर्सिडीज कहती है नथिंग बट द बेस्ट, तो मर्सिडीज की कोई भी गाड़ी अगर आप लोगे तो उसमें आपको सिर्फ बेस्ट ही मिलेंगे। इंजन हो, परफॉर्मेंस हो, लग्जरी हो, सेफ्टी हो, हर चीज में मर्सिडीज आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ही देगी उस सभी सेगमेंट में। अगर एप्पल कहता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इसका मतलब यह है कि आपके जब वो एप्पल फोन आप लोगे तो उस टाइम पे जितने भी फोन मार्केट में है उससे बेहतर, उससे कुछ अलग ये फोन आपको देगी और वो देती है। अमेज़न अगर कहती है कि दुनिया की सबसे ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली कंपनी हमें बनानी है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के, हमारे कस्टमर को सुविधा देने की कोशिश करेंगे, तो आप देखोगे कि अमेज़न से कोई भी चीज मंगाना सबसे आसान होता है और कोई भी चीज वापस करना जो बहुत डिफिकल्ट होता है बाकी के जगह पे, वो भी सबसे आसान होता है वहां। दोस्तों, ये सही भी जो स्टार्टअप होती है अपने आजू बाजू, ये भी ये और नई नई कंपनियां, ये भी हमेशा कोई ना कोई वादा, कोई ना कोई विजन, मिशन वो सब लेके आती है, लेकिन धीरे धीरे करती है सब चीजों को भूल जाती है। अभी हमारे देश में इतने सारे कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, अभी कितने ऐसे कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो अपने सिद्धांतों के लिए जानी जाती है। ऑफ कोर्स एक नाम मैं आपके सबके सामने लूंगा, वो है टाटा का। टाटा का एक सिद्धांत है, जब वो कमिट करती है वो पूरा करती है। अगर नैनो की बात करें तो नैनो जब शुरुआत की, जब उन्होंने घोषणा की, उसके बाद कई सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये फेल होने वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन वो उन्होंने पूरा किया। दोस्तों, जब एमसीएल में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो एमसीएल के माध्यम से आप सभी लोगों ने हमारे लोगों को, हमारे किसानों को एक वादा किया कि हम अपने किसानों को मैक्सिमम इनकम दिलाने की कोशिश करेंगे। किसान अगर उसके पास जमीन हो, उपजाऊ हो, बंजर हो, उस जमीन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे ला सकते हैं, उसका एक वादा हमने उनको किया है। हमने ये भी वादा किया है कि हम अपने तहसील में इस तरह का बिजनेस करेंगे कि, और इतना सारा एम्प्लॉयमेंट, इतना सारा रोजगार का निर्माण करेंगे, किसी को भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अपना गांव छोड़ के कहीं जाके शहरों में झोपड़पट्टी में जाके बसे। लेकिन इसके साथ और एक कसम हमने खाई है, वो ये है कि हमें अपने हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य करना है। एक ऐसा राज्य कि जिसकी बागडोर, जिसका भविष्य हमारे ही हाथों में होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए। इस राज्य को हमारे ही किसान, हमारे युवा, आने वाले बच्चे उसको संभालना चाहिए, कोई दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी उसके ऊपर कंट्रोल ना करे। इसलिए कोई भी जब चीज हम करते हैं,
एमसीएल में कोई भी डिसीजन अगर हम लेते हैं तो हमेशा हम अपनी ये मूल जो सिद्धांत है उसके तरह लेते हैं। हमारे आजू बाजू की कंपनियां शायद इस रास्ते से चल रही हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हम करते हैं जो वो कर रहे हैं वो नहीं करते हम, और लोग हमें पूछते भी है कि आप वो क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्तों हम किसी भी सूरत में किसी भी कंडीशन में अपने इस देश का भविष्य, अपने गांव का भविष्य, अपने युवाओं का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य हम किसी तीसरे के हाथ में नहीं देना चाहते। आज हमारे आजू बाजू जितनी भी कंपनियां स्टार्टअप जिस तरीके से काम कर रही है दोस्तों, ये सभी स्टार्टअप्स यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 400 साल किया वैसे ही काम कर रही है, वही एक रूप है। दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे काम किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई वो व्यापार करने आई थी, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस तैयार करने आई थी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सब कुछ किया, सब वो चीजें की कि जिनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वो कर पाए, ज्यादा से ज्यादा फायदा वो कर पाए। आपको लगता है कि अंग्रेजों की वजह से इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ? क्या तैयार हुआ? उन्होंने तो जो कुछ रेलवे की स्थापना की, कम्युनिकेशन शुरुआत की, सब कुछ इसीलिए किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा यहां से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन सब कुछ करके आए। बहुत बार तो हम रॉ मटेरियल तैयार करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, सब कुछ हम करते थे और ये सिर्फ अपना लेबल लगा के उसको बेचते थे। आपको क्या लगता है कि कैसे ऐसा देश हो सकता है कि जिस देश में कपास की खेती नहीं हो सकती, जिस देश में कपास कॉटन उगता ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में कपास के क्षेत्र में कॉटन टेक्सटाइल में दुनिया का नंबर 1 है। ये ब्रिटेन लोगों ने ब्रिटिशों ने उन्होंने बंबई जैसे शहर को डेवलप किया। अभी मुंबई ऐसा शहर है कि जिसको वैसे तो देखा जाए कोई भी ऐसी बैकग्राउंड नहीं या कोई भी इतिहास नहीं। हमारे यहाँ हमारे देश में कई सारे ऐसे शहर हैं जो हजारों सालों से उनका इतिहास है। ऐसे शहर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, जो बहुत बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। अभी उनको डेवलप करना चाहिए था, वो तो उन्होंने क्या डेवलप किया? मुंबई जहां 7 अलग अलग बेटे थे उसको एक किया, वहां उन्होंने शहर का निर्माण किया, वहां उन्होंने कपड़े की कई सारे मिल तैयार की ताकि वो पूरा रेलवे से पूरा कॉटन ले आए, यहाँ अच्छी तरह से वो जल्द से जल्द उसका कपड़ा तैयार करे और वो अपने मुंबई के पोर्ट से अपने देश में लेके जाके पूरी दुनिया को बेचे। यानी सब कुछ हम लोग कर रहे थे, सब कुछ मेहनत हमारे किसान कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे। जैसा भी मैडम ने कहा, तो मैडम ने जो मीट नमक के बारे में बताया, वैसे हर सेक्टर में हमारे अंग्रेज ऐसा काम करते थे और पूरा प्रॉफिट वो अपने यहां लेके जाते थे और इसीलिए अपनी इकोनॉमी का ऐसे हाल हुआ 400 सालों में। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में ये जो स्टार्टअप्स हमारे आजू बाजू है जो काम कर रहे हैं वो इससे ही काम कर रही है। ये स्टार्टअप जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, उनका पूरा व्यवस्थापन हम लोग करते हैं। कोई भी स्टार्टअप अगर हमारे देश में है ना, तो उसका पूरा डायरेक्टर्स, सीईओ सब 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 हम लोग रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। उसका रॉ मटेरियल कौन तैयार करते हैं? तो हम लोग तैयार करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट हो या कोई सेवा हो, इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग करते हैं। हम मार्केटिंग करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं, बेचते भी हम लोग हैं। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो कंपनियां हैं उनका ग्राहक, उनके जो कस्टमर्स हैं वो भी पूरी तरह से भारतीय है। यानी माल भारत में ही तैयार होता है, सब कुछ यहां होता है, माल बेचा भी जाता है भारत में, और इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जाता है चाइना में, वो प्रॉफिट जाता है अमेरिका, वो प्रॉफिट जाता है जापान में, जिन्होंने उसमें निवेश किया होता है और जो 90% ओनर होते हैं उस कंपनी। बहुत आसान हुआ है। ये 10 साल पहले नहीं था, 15 साल पहले नहीं था। आज बहुत आसानी से पैसे मिलते हैं आपको, कि अगर आपके पास कुछ आइडियाज है। यानी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन, मैं हमेशा उसको मुंह से मेरे निकलता है जुगाड़, लेकिन ऑनलाइन ऐसे इसके लिए भी कंपनी कितनी बड़ी हो रही। तो बहुत आसान हुआ है पैसे लेना स्टार्टिंग में। और कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोमोटर होते हैं, जो जो इस कंपनी जो फाउंडर होते हैं, जो इस कंपनी की शुरुआत करते हैं, कभी कभी उनको भी लगता है कि हम किसी को बेचेंगे नहीं, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। अच्छे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए वो शुरुआत करते हैं, लेकिन वो व्यवस्था ही उन्होंने ऐसी बनाई है कि आपने अगर कुछ भी छुआ, कुछ भी गलत डिसीजन लिया, तो बस आप फिर चलते जाते हैं, फिर वो चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं। देखो, अगर आपको 5,000 करोड़ की जरूरत है
और कोई आपको बोले कि ये 30, 40, 50 करोड़ आप लीजिए, तो हमें क्या लगेगा, ये तो 1% से भी कम है और हमें तो इतना चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है, आज हमारी जो जरूरत है वो पूरी होगी, तो आप लेंगे वो थोड़े से पैसे, 50 करोड़ रुपए, आपके साथ एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट में एक लाइन होगी और वो लाइन ये होगी कि आगे जब भी आपको पैसे की जरूरत हो तो उसका पहला अधिकार हमारे पास रहेगा, यानी आप हमसे पूछेंगे, अगर हम आपको नहीं देंगे पैसे तो आप फिर मार्केट में जाइए, आपको कहीं जाना है वो जाइए और वो होगा। और दोस्तों अगर आपने 1 रुपया भी लिया, उसके बाद जो भी आपको पैसे लगेंगे जो कुछ वो वही देते हैं। इस तरह से वो व्यवस्था बनाते हैं कि आप कभी भी उनसे छुट्टे नहीं है, जब तक ये आपकी जो इक्विटी है, जो आपकी कंपनी का शेयर है, वो 70, 80, 90% नहीं होता है। और किसी भी कंपनी में अगर किसी व्यक्ति के पास 50% से ज्यादा शेयर्स है, 51% अगर शेयर्स है, तो वो ओनर हो गया उसका। तो आज इन इन्वेस्टर्स के पास 80, 70, 80, 90% इतने शेयर्स है कि जो भी कंपनियां आज बनी बनी, फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, स्विगी, आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जोमेटो, स्विगी 15 मिनट में जो कुछ है खाना वो हमें लाके देती है, हमें भी अच्छा लगता है, हम लोग सब पूरा हमारा यहाँ का इकोसिस्टम है, लेकिन प्रॉफिट वहां लेके जा रहे हैं और ये लोग फिर वो प्रॉफिट से और प्रॉफिट बनाते हैं, अपने देश की इकोनॉमी को और बेहतर बनाते हैं और हम लोग ये कर रहे हैं। और आपको अगर ऐसा लगता होगा कि मैं हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देता हूं, आपको लगता होगा कि मैं हमेशा फ्लिपकार्ट के बारे में, ओला के, उबर के बारे में, ओयो के बारे में बताता हूं, दोस्तों ये हमारे देश की आज के इस साल की बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी यानी नहीं, यानी टॉप स्टार्टअप्स है, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है। अब ये हर कंपनी जो है ना, हर कंपनी के बारे में आप पढ़ाई कीजिए, आप जाइए आज आप देखिए कि किसी हर कंपनी में किसकी इक्विटी है, किसके पास उसकी ओनरशिप है। यानी जैसे मैंने कहा कि 51% के पास बात क्या होता है, ओनरशिप चालू होती है। तो आप देखिए तो आपको पता चलेगा ये सभी जो कंपनी जो स्टार्टअप बनके इस साल जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया वो किसके लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों बात सिर्फ पैसों की नहीं है, पैसा एक चीज है, लेकिन दोस्तों ये कुछ कंपनियां, आई मीन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां कई सारी चीजें लगती है। जैसे अभी हमारा मिथेन का बिजनेस, अब इस मिथेन में हमें उसको स्टोर करने के लिए, सीएनजी को स्टोर करने के लिए हमें क्या लगता है, हमें वो कैस्केड लगते हैं, सिलेंडर लगते हैं, कंप्रेसर लगते हैं। अभी पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2-3 कंपनियां जो कैस्केड बनाती है और उनकी ऑलमोस्ट पूरी मोनोपोली है। मीथेन के जो मीटर्स होते हैं, गैस मीटर्स, उसकी उसमें भी मोनोपोलीज है लोगों को। जो कंप्रेसर है, मैक्सिमम कंप्रेसर तो बाहर की कंपनी एमएनसीज बनाती है, बाहर से मंगाने पड़ते हैं। यहां भी उन्होंने अभी शुरुआत की है डिलीवरी, लेकिन ये सब बाहर की कंपनी है जो कर रही है। कई सारे इनके ऐसे अभी ये पूरा जो आपने देखा जो प्रोजेक्ट वो ऑटोमेशन का है, तो ऑटोमेशन में कई सारे सेंसर जो बाहर से मंगाने पड़ते हैं। अब ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी चीजें लेने के लिए आपको 80% पैसा देना पड़ता है, 80% एडवांस, और फिर वो बोलेंगे आपको कि 6 महीने के बाद आपको डिलीवरी होगी। लेकिन अगर कोई कंपनी, अगर किसी को सब पता चला कि नहीं ये कंपनी बड़ी हो रही है, एमसीएल इतनी बड़ी हो रही है, एमसीएल इतना बड़ा काम कर रही है हमारे, और ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो कोई, आपको तो पता है कि कंपटीशन नहीं है, वॉर है वॉर। और किसी ने फिर बताया कि देखो आपने पैसे दिए हैं, लेकिन हम 6 महीने में नहीं, वो 2 साल तक अगर उन्होंने नहीं दिया, क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं कर सकते। जब तक वो चीजें आती नहीं तब तक हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं कर सकते। जब तक हम उनके इशारों पे ना चले, जब तक हम उनके साथ वो कारोबार न करें, वो नहीं करने देंगे हम। तो बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात ऐसी भी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है कि जहां वो हमें रोक सकते हैं, जहां वो हमें रोक सकते हैं और अपने इशारों पे वो काम कर सकते हैं, और देखेंगे कि वो उनके बिना हम बड़े नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये जो चीजें, ये जो शुरुआत का जो पीरियड है, हमें इस तरीके के बिजनेसेस करने चाहिए जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो। ऐसे बिजनेस करने चाहिए जिसका पूरी तरह से, जिसमें आत्मनिर्भर हम लोग कर सके, बन सके।
कोई भी चीज के लिए हम लोग किसी दूसरे के ऊपर अगर निर्भर होकर बिजनेस करें तो कभी भी ये कंपनियां, ये कंपटीशन हमें रोक सकता है। और आज देख रहे हैं हर सेक्टर में, अभी हर सेक्टर में क्यों ऐसा हो रहा है उसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। जब एमसीएल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हमने लोगों की, जो हमें काम करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये इनिशियल जो पीरियड है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इनिशियल पीरियड में ही ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुमकिन होता है। और अगर हम इसको संभाले, अगर हम अपने कंपनी को एक अच्छे पोजीशन तक लेके जाए कोई भी बिजनेस करके, तो दोस्तों फिर लोगों में जो इन्वेस्टर्स हैं, तो अच्छे इन्वेस्टर्स भी है, अच्छे लोग भी है कि जिनको सिर्फ पैसे के बाद उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआईसी मतलब होता है। वो उनके जैसे वल्चर कैपिटलिस्ट नहीं होते। लोग टेक्नोलॉजी को लेके भी ऐसे बैठे कि जिनको भी ऐसा लगता है कि अच्छी कंपनी के साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने उस नाम तक कैसे पहुंचते हैं? ये जो इनिशियल जो पीरियड है, क्या हम लोग उससे अपने आप को संभालते हैं, अपने कंपनी को संभालते हैं और वहां तक लेके जाते हैं? और दोस्तों मैं आपको बोलता हूं, आप जैसे लोग हो ना, आप बहुत ही जबरदस्त ऐसे एंटरप्रेनर्स हो। आज पूरी एमसीएल की फैमिली जो बनी हुई है आप लोगों के कारण। आप जो सभी तहसील लेवल के एमबीएस हो, ग्राम पंचायत लेवल के एमवीपी हो, आप जबरदस्त लोग हो। मैं इसलिए ये बोलता हूं क्योंकि आप जिस प्रक्रिया से आप आए हैं ना, ऐसा समझिए आपने आईएएस की एग्जाम दी है और आप आईएएस बन गए। मैं इतना बोल सकता हूं आपको, क्योंकि आप में वो सभी कैपेबिलिटीज है। जो विजन मिशन पे भरोसा रख के आप आए हैं ना, और इतना ही नहीं, आपने वो 10,000 15,000 मेंबर्स किए, सब कुछ रखे, आपने अपने आप को साबित किया है। आप ऐसे लोग हो कि आपने इतना बड़ा फाउंडेशन तैयार किया, और फाउंडेशन ही सब कुछ है। देखो फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार फाउंडेशन बन गया ना अच्छा, तो आप बहुत बड़ी मंजिला इमारत तैयार कर सकते हो। तो अभी तो आने वाले दिनों में सिर्फ बिजनेस करना है हमें, लेकिन ये फाउंडेशन तैयार करने का, ऐसी परिस्थिति में एकजुट होके काम करने का जो आपने दिखाया है, हम सब मिलकर इस सब परिस्थिति को बदलने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप अपने तहसील में इस फाउंडेशन के ऊपर इतने बिजनेसेस करने वाले हो। एक थोड़ा सा मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों। अब हमने एक हर हफ्ते मैं कहता हूं कि क्रांति की शुरुआत। हम जब क्रांति बोलते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है कि हमें अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको 10 गुना बढ़ाना है। हमारे देश की जीडीपी जो आज 3% है उसको 30% तक लेके जाना है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनानी। तो सिंपल इसके बेसिक्स क्या है कि अगर हमको ये काम करना है तो हमें 10 गुना ज्यादा बिजनेस करना पड़ेगा। 10 गुना, आज जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन देश में हो रहा है उसको 10 गुना करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे ऊपर तहसील की जिम्मेदारी है, तो मेरे तहसील में भी जितना वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है उसको भी 10 गुना बढ़ाना होगा, करना होगा, तब जाके ये सब चीज होगी। तो अगर मुझे ये काम करना है और 10 गुना, मैं वो सिंपल जो ग्रोथ होती है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं क्रांति की बात कर रहा हूं। 10 गुना बढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो 10 गुना बढ़ाने के लिए मुझे ऐसे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे सेक्टर में काम करना पड़ेगा कि जो जो प्रोडक्ट, जिस सेक्टर में जो प्रोडक्ट में हम जितने चाहिए तैयार करें और बेच पाए, जिसको मैक्सिमम डिमांड हो। और जिसके, क्योंकि प्रोडक्ट और सेवा के बिना हम लोग कर नहीं सकते, तो ऐसे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें वहां तक लेके जाए। तो दुनिया में अगर नंबर 1 ऐसा सेक्टर है जो जिसमें सबसे ज्यादा माल बेचा जाता है, वो है फूड सेक्टर। लेकिन फूड सेक्टर को अगर आप देखोगे, इसके आयाम देखोगे, तो आपके खेतों में जो सब्जी बनी है वो भी फूड सेक्टर में आती है, सब्जी जो पड़ी है। अगर आपने जाके बिस्किट का पैकेट लिया वो भी फूड सेक्टर में आता है। आपने कहीं जाके बर्गर वड़ा पाव खाया वो भी सेक्टर में आता है। कहीं जाके रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया वो भी फूड सेक्टर में आता है। पानी की बोतल भी फूड सेक्टर में आती है। 5 स्टार होटल के जो कुछ चीजें होती है वो भी फूड सेक्टर में आते हैं। तो फूड सेक्टर में अगर हम काम करें तो इतनी सारी चीजें होती है, इतने सारी डाइवर्सिटी है, सब कुछ है। तो बहुत सारी जगह पे काम करना पड़ेगा, और ये सब कुछ मिलके ही दुनिया की सबसे बड़ा नंबर 1 सेक्टर बनाती है, सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला, सबसे ज्यादा बेचने वाला। दूसरा सेक्टर कौन सा है? तो दूसरा सेक्टर है ईंधन का। अब इस ईंधन के सेक्टर में अगर आप देखोगे तो ईंधन के सेक्टर में प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड है। पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, कोयला है, इतना ही प्रोडक्ट है। लेकिन वॉल्यूम इतना है,
इतना ज्यादा वॉल्यूम में ये सभी प्रोडक्ट बेचा जाते हैं कि वो दुनिया में दूसरे स्थान पे है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा पैसा क्रिएट करने में। तो हमने भी फिर पूरा फोकस आज हमारे पूरे फैमिली में, तो हमारा पूरा फोकस आज उस ईंधन के ऊपर, कि ईंधन एक ऐसी चीज है जो बहुत फास्ट हमें वहां तक लेके जाएगी। और दोस्तों यही है, इसीलिए हमने शुरुआत की इस एमकोल से। अभी एमकोल तो ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में, 100%, किसी के ऊपर हमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं। और ये ऐसी चीज है कि एक सिंगल प्रोडक्ट भी हमें पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी बना सकती है, हमारे देश को आगे लेके जा सकती है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी फर्टिलाइजर मेथड वो नहीं करें, क्योंकि फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आने वाले दिनों में देगा। लेकिन जो स्पीड है, जिस कम समय में बहुत बड़ा काम करने का अगर कोई अवसर है तो वह है एमकोल। दोस्तों मैं दिल से आपको बोलता हूं कि ये जो एमकोल है ना, ये ईश्वर ने दिखाया हुआ रास्ता है, ईश्वर ने तैयार की हुई परिस्थिति ऐसी, मुझे दिल से लगता है। और मैं सबके सामने बोलता हूं, हमेशा सबको एक कहता हूं कि ये एमकोल हमने नहीं, ये ईश्वर ने ऐसी परिस्थिति तैयार की है। क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो कोयला पूरी दुनिया को जला रहा है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, सब कर रहे हैं, वही कोयला इतने बड़े लेवल पे आप इस्तेमाल कर रहे हो। सबको पता है कि कोयले से क्या हो रहा है। और आप इतनी सारी कंपनियां हैं दुनिया में, इतने सारे देश है, एक जगह ऐसी कंपनियां हैं जो आजकल स्पेस में जाके वो रिसर्च, स्पेस में जाके आप टूरिज्म कर रहे हो। कोई भी सेक्टर देखो तो इतनी ऑटोमेशन, इतने आगे 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 आप जा रहे हो, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी सब कुछ कर रहे हैं। और एनर्जी के लिए क्या? कोयला। तो मुझे लगता है ये सब कुछ जो किया है ना, भगवान ने, कुदरत ने, ईश्वर ने किया है भारत के लिए। क्योंकि अभी जो कोयले की जरूरत पूरी दुनिया को है, वो सिर्फ भारत ही पूरी कर सकता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जिसके पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड है, इतनी खेती है। भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जिसके पास इतनी सुजलाम सुफलाम करने वाली नदियां बहती है। हमारी ऐसी मिट्टी है जो दुनिया में सबसे बेस्ट मिट्टी बनाई है वो नदियों ने, माताओं ने। भारत एकमेव ऐसा देश कि जहां करोड़ों लोग खेती करते हैं और मिल के आसानी से हम दुनिया की जो जरूरत है ये पूरा कर सकते हैं। चाइना नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी देश नहीं कर सकता, हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है ना कि ये कुदरत ने, ईश्वर ने तैयार किया कि हम फिर से दुनिया का नेतृत्व करें। और कोयले की जितनी डिमांड है आज, कोयला जितनी जरूरत है, आपको अंदाजा ही नहीं। एक सिंगल ये प्रोडक्ट पूरा रेवोल्यूशन, जिसको मैं बोलता हूं रेवोल्यूशन क्रांति, ये कर सकता है। इतना पोटेंशियल। कल की न्यूज मैं आपको बताता हूँ, कल की हेडलाइन है ये। दोस्तों हमने देखा कि पिछले साल COP26 में सभी 40 ऐसे यूरोपियन राष्ट्र थे कि जिन्होंने कायदा बनाया कि हम पूरी तरह से कोयले को निकाल दिए। और हमने ये भी सुनी, मैंने बताई आपको कहानी कि COP26 में, पिछले साल के COP में ये तैयार था, सभी देश, सभी आंदोलक ऐसा कर रहे थे कि इस कॉन्फ्रेंस में कोयले को पूरी तरह से मिटाने का कायदा हो, कानून हो। लेकिन हुआ नहीं। लेकिन 40 देश वो इकट्ठा खड़े रहे, सभी यूरोपियन देश, और उन्होंने कहा हम करेंगे। इस COP में होता है तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन होता है ठीक है, लेकिन हम अपने राष्ट्र में करेंगे। और इन 40 राष्ट्रों ने अपने अपने देश में कोयले को पूरी तरह से मिटाने के कानून किए। अभी यही 40 राष्ट्र फिर से उन्होंने कल ऐसा कानून किया कि हमें फिर से वो कोयले के जो प्लांट है, पावर प्लांट चालू करने पड़ेंगे। उसका कारण यह है कि रशिया नेचुरल गैस उनको सप्लाई करता है, उन्होंने धमकी दी है कि मैं आपको नेचुरल गैस का सप्लाई कम कर दूंगा। और ये यूरोपियन देश ऐसे देश है कि उनको अब इस ठंडी के सीजन में और ज्यादा उनको वहां तो बहुत ज्यादा बर्फ होता है, ठंडी होती है, और घर को गर्म रखने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की जरूरत होती है। तो वो नेचुरल गैस को बचाने के लिए वो कोयले को फिर से अपना रहे, जब वो सभी लोग जानते हैं कि ये कोयला पूरी तरह से दुनिया को बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर हम दुनिया को ये सोल्यूशन देंगे तो बताइए सोल्यूशन कैसे काम करेगा, क्या होगा सोल्यूशन। और जो भी आज की डिमांड है, आज की डिमांड कितनी है? 8,000 मिलियन टन है सब।
तो आज की डिमांड सबसे ज्यादा कोयला कहा जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। आज जितनी भी बिजली बनती है 36% पिछले साल बनी है कोयले की वजह से, 10% बनी है न्यूक्लियर की वजह से, ऑलमोस्ट 23% बनी है नेचुरल गैस की वजह से, 10% बनी है वो सोलार और विंड पावर जो रिन्यूएबल्स कहते हैं वो, और लगभग 15% बनी है हाइड्रो पावर से। लेकिन ये बाकी के सभी जो क्षेत्र है, देखो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जितना कोयला आज लगता है उसको बनाना है और इसलिए उसका मार्केट पोटेंशियल है। लेकिन दोस्तों मार्केट पोटेंशियल उतना नहीं है। जब एम कोल आएगा तब एम कोल का जो पोटेंशियल है, मार्केट पोटेंशियल, वो बहुत 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 ज्यादा है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 10% आज बिजली बन रही है न्यूक्लियर से। कोई भी देश जो जिसके यहां न्यूक्लियर पावर भी है, उसको भी नहीं चाहिए कि न्यूक्लियर प्लांट, उसको भी नहीं चाहिए कि न्यूक्लियर से बिजली बने, क्योंकि न्यूक्लियर ऐसी चीज है जो 1 सेकंड में सब कुछ तबाह कर सकती है। 1 सेकंड में हमेशा के लिए तबाह कर सकती है, कई सालों तक 1 सेकंड में सब कुछ हो सकता है। इसलिए कोई देश नहीं चाहता कि न्यूक्लियर के ऊपर काम करे। तो ये पूरे जो 10% है जिससे अभी आज न्यूक्लियर की बिजली बन रही है, ये अगर हमारे यहां अगर हम एमकोल करें, अगर हम एमकोल करें तो ये पूरी जो 10% जो बिजली बन रही है वो एमकोल से बनने लगती। तो आज जो 8,000 मिलियन टन का जो जरूरत है, उसमें और 1,500 से लेके 2,000 तक मिलियन टन और बढ़ेगा जिसकी जरूरत है। ये हाइड्रो पावर आज पूरी दुनिया में 15% बिजली बनाता है। आज तक आपने सुना होगा कि हाइड्रो पावर यानी क्लीन, स्वच्छ ऐसी पावर, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी हाइड्रो पावर बन रही है, ये जल विद्युत बन रहा है, ये बहुत बहुत बड़े बड़े जल विद्युत प्रकल्प की वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से बन रहा है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ये सभी जो प्रोजेक्ट, ये दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह पे, सबसे ज्यादा बड़े बड़े पर्वत जहां है, सबसे खूबसूरत पर्वत जहां है, सबसे खूबसूरत इकोसिस्टम जहां है, वहां पे ये जल विद्युत प्रकल्प है। पिछले 70 सालों में क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। पिछले 70 सालों में जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने लगाए हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट ये हिमालय और नॉर्थ ईस्ट में जो भी पर्वत है उसमें लगाए गए। और दोस्तों ये इस प्रकल्पों की वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से वहां का जो एनवायरनमेंट इतना खराब हो चुका है कि आपको सुन के बहुत ही ज्यादा दुख होगा, शौक लगेगा कि जितने भी स्पेसीज पानी में है नदी में है, उससे उसके 70% स्पेसीज हमेशा के लिए लुप्त हो गए हैं। जितने भी आजू बाजू के जो पूरा पर्यावरण का सिस्टम है वो पूरी तरह से हमने बर्बाद करके रखा है। यहां तक के उत्तराखंड में जितने भी दुर्घटनाएं हुई, डिजास्टर्स हुए, उसका प्राइम रीजन अगर कुछ है, अभी जो रिसेंटली हुआ, उसका प्राइम रीजन है हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स चेन्नई में हुआ। यानी पिछले 70 सालों में जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए वो सभी ऑलमोस्ट 99% प्रोजेक्ट्स में एस्केलेशन, यानी जितने कॉस्ट पे वो बनने चाहिए उससे कई ज्यादा इसमें प्रोजेक्ट बने। और जितनी विद्युत बननी चाहिए थे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी बननी चाहिए थे, उससे बहुत कम पोटेंशियल पे अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दोस्तों जब भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने हो तब एक्चुअली हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने चाहिए। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ उन गांव वालों के साथ क्या होता है, आदिवासियों के साथ क्या होता है, क्योंकि ऐसे जगह पे जंगलों में हमारे आदिवासी जो लोग हैं वही रहते हैं, और उनके पुनर्वसन और बाकी सब चीजों का तो बहुत बड़ा, यानी यूनाइटेड नेशंस ने एक कायदा बनाया है कि ऐसा जहां भी जो भी प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस है उन पे पहला अधिकार वहां पे रहने वाले लोगों का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर हम एमकोल का ये रास्ता, ये सॉल्यूशन दुनिया को दें
तो ये बड़ी बड़ी जो हानि हो रही है ये भी रुक जाएगी। इतना ही नहीं, नेचुरल गैस जो 23% आज बिजली बना रहा है वो भी फॉसिल फ्यूल ही है ना, उसको भी जलाने के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है। तो पूरी दुनिया फिर ये नेचुरल गैस अभी इस्तेमाल कर रही है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी हमारा एक मार्केट पोटेंशियल हो सकता है। यही नहीं, अभी सोलर और विंड की बात क्या करें, यानी हमें पता है कि पूरी दुनिया में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सूरज से आती है। और एकमात्र जो प्रकृति का नियम है या प्रकृति की जो रचना बनाई है कि जिसके माध्यम से ये सूरज की रोशनी हम सबको मिलती है, वो है पौधे। अभी उन्हीं पौधों को खाते, वही खाके मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, वही पौधे के जिनके वजह से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस सब कुछ बना है। तो पौधे सबसे हजारों लाखों करोड़ों सालों से ये सूरज की रोशनी, ऊर्जा हमें देते आ रहे हैं। तो ये छोड़ अगर आप वो पैनल लगाओगे तो कैसे ये इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल होगा, मुझे आप बताइए। हाँ, जो मेन बायोफ्यूल्स है उसको आप थोड़ा सा एडिटिव करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 100% पूरा मेन सोलर और विंड ये नहीं हो सकता। लेकिन इसके सिवा, इलेक्ट्रिसिटी के सिवा भी कई सारे अलग अलग उसके इस्तेमाल है। कोयला बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, आपको शायद अंदाजा नहीं, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो प्रोजेक्ट है, वहां से लेके आपके घर के बाजू में अगर कोई रेस्टोरेंट है, अगर कोई होटल है, तो वहां भी कोयला इस्तेमाल होता है। जहां जहां बॉयलर है, जहां जहां एनर्जी की जरूरत होती है, वहां आज की तारीख में हर जगह ये कोयला का इस्तेमाल हो रहा है। भारत की बात करें तो हमारे भारत में 64% जो कोयला लगता है, 64% जो कोयला जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जाता है, और बाकी का 36% जो कोयला है वो बाकी के इतने सारी चीजों में जाता है, सीमेंट, ये ऑयल, ये स्टील, पोलाद, ये सब कुछ। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 58% जो कोयला है वो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, 16% जो कोयला है वो जाता है हर मेटल की इंडस्ट्री के लिए, स्टील हो सकता है, आयरन हो सकती है, और कोई भी मेटल की इंडस्ट्री। 12% जाता है सीमेंट और बाकी की इतनी बड़ी बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज के लिए, और लगभग 14% कोयला आज की तारीख में पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर, घरेलू, ऐसे सब चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो दोस्तों, क्यों कोयला इतना इस्तेमाल करते हैं लोग, क्यों बार बार कितने सारे सालों से यही बार बार लोग कंफर्म करते आए रहे, सबूत देते आ रहे हैं कि कोयला ही सबकी जड़ है, कोयला ही पूरी दुनिया को जला रहा है। लेकिन फिर भी कोयला क्यों इतना ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके 4 कारण हैं। सबसे पहला, कोयला सबसे सस्ता है, यानी आप सभी तरह के जो ईंधन है, पेट्रोल डीजल से लेके नेचुरल गैस से लेके एलडीओ, एफओ जो इंडस्ट्रीज में लगते हैं ना, उससे भी कोयला बहुत सस्ता है आज की तारीख में। तो बहुत सस्ता है। दूसरा, कोयला हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, कुकिंग हो, इंडस्ट्रियल हो, बिजली बनाना हो, यहां तक कि आप जो ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन, बहुत सारी ट्रेन आज भी कोयले के ऊपर चल रही है दुनिया में। अभी धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पे जो ट्रेन है उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी कोयला ही बनाता है। तो पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा छोड़े तो ऑलमोस्ट हर जगह पे कोयला इस्तेमाल हो सकता है, हो रहा है। तीसरा रीजन है कि कोयले को इस्तेमाल करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था ज्यादा नहीं लगती, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता, वहां बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कोई हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि कोयला हर जगह उपलब्ध है, हर जगह मिलता है कोयला। यानी ऐसा अनुमान नहीं, ऐसा प्रूव हो चुका है कि हमारी इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर इतना कोयला है कि जितना आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आगे के 500 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना कोयला इस जमीन के अंदर है। हो सकता है ना, अरे हो ही, मुझे है ही। इसका कारण यह है कि ये पूरी दुनिया बायोमास से बनी चल रही है ना, करोड़ों सालों से। तो जहां आप अंदर जाओगे, जहां खोदोगे, अंदर जाओगे, तो आपको कोयला मिलेगा ही मिलेगा। कोई ना कोई बायोमास, कोई ना कोई वनस्पति प्राणी है ही ना उधर। तो इतने बड़े लेवल पे आज ये कोयला अवेलेबल है और होने हमेशा के लिए रह सकता है, इसलिए लोग इतना कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोयले का इस्तेमाल अगर आप रेट देखोगे तो एशियन कंट्रीज में इसका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि पिछले 20 सालों में इसका जो उपयोग था या इसका जो कंजम्पशन था वो ऑलमोस्ट डबल बन चुका है। और इतना ही नहीं, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि अभी
हर दिन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा से ज्यादा और खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको सबसे ज्यादा करने वाला कोयले का भी इस्तेमाल बढ़ने वाला है, ऐसा बताया है। क्योंकि इस कोयले में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला, लगभग 65% कोयला सिर्फ 2 देश इस्तेमाल करते हैं, भारत और चीन। चीन ऑलमोस्ट 50-55% और हम 10 से 15%, 12 से 15% करते हैं। तो ये दोनों देशों ने तो कहा ही है और हमेशा कहते हैं कि आगे के कुछ साल तक हमें कोयला लगने ही वाला है, 10, 12, 15 साल। तो इसीलिए अभी आने वाले दिनों में भी कोयले का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति है एक जगह कि पूरी दुनिया को कोयले के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरी दुनिया जल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या करे, कुछ भी नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है कि बहुत बाद में नुकसान, लेकिन आज अगर बिजली नहीं हुई, आज अगर ऊर्जा नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना है। ऐसी परिस्थिति में आज पूरी दुनिया है, और ऐसी दुनिया में अगर हम लोग सबसे ज्यादा माल, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अगर कोई बेच सकते हैं तो वो है एमकोल। जो कहते हैं ना, हमें रिवॉल्यूशन लाना है, 10 गुना इकोनॉमी को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, किसानों को अच्छा इनकम देना है, तो उसके लिए प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा माल, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो आज हम लोग किसानों से तैयार करके बेच सकते हैं वो है कोयला, एमकोल। दोस्तों, और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैक्सिमम इसका रेवेन्यू है ना हमारे किसानों को, लोगों को जाएगा। देखिए नहीं इस इंडस्ट्री को, अभी आई एम श्योर कि आप सबको अभी पता है कि ये एमकोल कैसे तैयार होने वाला है। किसानों से जो नेपियर गैस लगेगा वो डायरेक्टली उस फैक्ट्री में जाएगा, बहुत कम बाकी के इनपुट्स लगने वाले हैं। मैक्सिमम जितना भी टर्नओवर हम लोग करेंगे, जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, सबसे ज्यादा किसानों को इसका फायदा होने वाला है। और जब हम 33%, 35% दुनिया को कोल सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, यानी मीथेन और फर्टिलाइजर को उनको जरा भी हाथ न लगाते हुए उनको लिए जो करना वो करेंगे हम लोग, सिर्फ कोल की बात कर रहा हूं मैं। तो एमकोल जब 35% देना है, तो आप सोचिए हम लोग क्या करने वाले हैं। आने वाले दिनों में किसानों को कितना अच्छा बेनिफिट इससे होगा। और अभी एक पहली बात अब देखिए कि अगर हम पहली भी स्टेप है कि जहां हमें सिर्फ 5% कोयला तैयार करना है, तो इस कोयले को लेके जितना भी रॉ मटेरियल हमें लगेगा, उस रॉ मटेरियल की प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन का ये भी बहुत बड़ा काम गांव में आने वाले दिनों में होने वाला है। आने वाले दिनों में देखिए ना, अभी एक प्लांट को अगर 100 टन माल लगेगा और हमें पहले फेज में 7 प्रोजेक्ट करने हैं, तो 600-700 टन माल जब तैयार होगा तब उसको काटे, उसको प्री प्रोसेस करें, उसको ट्रांसपोर्ट करें, इसके लिए कितनी गाड़ियां, कितने लोग इसको लगेंगे आप सोचिए। और कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार निर्मित होगी इस सब में से। और जब इतने सारे पैसे किसी इकोनॉमी में जाते हैं, जब हमारे गांव में, हमारे तहसील में इतने सारे पैसों का निर्माण हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर 100 टन के लिए 1 लाख रुपए किसानों को जाएगा, तब वही 100 टन के लिए वो काटने के लिए, प्री प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए 20-30 हजार रुपए जाएंगे। और ये सब पैसे जब डायरेक्टली लोगों के पास जाएंगे तो उससे 8 से 10 गुना इकोनॉमी बढ़ेगी। यानी अगर 200 टन की बात कर रहे हो तो हर दिन 6 लाख रुपए तो किसानों को जाएंगे, हर दिन 2 से 3 लाख रुपए तो बाकी के ट्रांसपोर्टेशन, बाकी सब चीजों के लिए जाएंगे। और इससे इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तो एक होता है एक्सपेंस का फैक्टर, यानी अगर 100 रुपए हमारे पास है तो कितना आप खर्च करते हो, जितना ज्यादा खर्च करते हो उतनी इकोनॉमी बढ़ती है। यानी अगर 100 में से आपने 90 रुपए आप खर्च कर रहे हो, अभी हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में, या जिस बैकग्राउंड से हम लोग हैं, आप है, मैं हूं, जो लोअर मिडिल क्लास और जो हमारे सब लोग हैं, ये लोग 100 में से 90 रुपए खर्च करते हैं, 90% उनको खर्च करते हैं और बाकी का सेविंग में जाता है। और सेविंग का कितना होगा तो हम कितने करते हैं? 5 से 10%। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, हायर मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो वो लोग ज्यादा पैसा बचाते हैं, हम लोग बचा ही नहीं सकते। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है कि आपका खर्चा ज्यादा होता है और बचाना कम होता है, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट वो लागू होता है। तो हमारा जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसके बिना पर 8 से 10 गुना ही इकोनॉमी बढ़ेगी। यानी अगर आप किसानों को 6 लाख रुपए आज हर दिन का दे रहे हैं तो 60 लाख रुपए की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसे कहते हैं केनीसियन इकोनॉमिक्स मल्टीप्लायर इफेक्ट। और दोस्तों देखो, हमें हर तहसील में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार है, उनकी जिम्मेदारी हमने ली है।
अभी ऑन एन एवरेज हर तहसील में 45,000 से लेके 55,000 इतने परिवार है, और हर परिवार में लगभग 4.8 ऐसा फैक्टर है जो लोग रहते हैं। तो 5 पकड़ के चलते हैं, तो हर परिवार में 5 लोग रहते हैं। तो समझे कि अगर आपके तहसील में 50,000 परिवार है तो 2.5 लाख आपकी तहसील की लोक संख्या हो गई। तो अगर ये 50,000 लोगों की अगर हमने जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी 50,000 लोग एमकोल में आ जाए, एमकोल काम करने लगे, कोई जरूरत नहीं। अगर हम पहले स्टेप में अगर 5% भी हम लोग कोयला बना रहे हैं दुनिया के लिए, 200 टन का माल तैयार कर रहे हैं, और हर साल लगभग 22 करोड़ रुपए रॉ मटेरियल के लिए, 10 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्टेशन सबके लिए, 30 करोड़ रुपए अगर तहसील में दे रहे हैं, तो उससे 300 करोड़ की इकोनॉमी तैयार होगी। और 300 करोड़ में लोग, किसी की साइकिल की दुकान चलेगी, किसी के मट्टी के बर्तन का जो व्यापार है वो शुरू होगा। जब आपके पास पैसे रहेंगे तो आप कपड़े सिलाओगे, चप्पल लोगे, तो हर जो व्यवस्था इकोनॉमी है वो इस तरह से बढ़ेगी। अपने स्पोर्ट्स, बाकी की जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाएगी। आपने देखा ना जमशेदपुर में कैसे होता है, तो जमशेदपुर इतना बड़ा शहर कैसे बन गया? एक फैक्ट्री की वजह से, एक बड़ा जो लार्ज प्लांट है वहां पोलत की फैक्ट्री, उसकी वजह से। तो जब हम ये काम करते हैं तो इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होती, तो आपको तो जरूरत नहीं कि 50 के 50,000 डायरेक्टली इसमें आ जाए, इनडायरेक्टली भी बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो बिजनेस का डेवलपमेंट करना है, तो आज हमारा पूरा फोकस एक ही जगह पे है कि हमें दुनिया के लिए 5% कोयला बनाना है, बस। यानी आज पूरी दुनिया की अगर 8,000 मिलियन टन की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि हमें साल का 400 मिलियन टन इतना कोयला बनाना है। और इसका मतलब यह है कि हर तहसील में, भारत के 5,500 तहसील में 200 टन आउटपुट, इतना माल बनाना है, इतना एमकोल तैयार करना है। और जब 200 टन माल तैयार करेंगे ना दोस्तों, तो इसके इकोनॉमिक्स अगर आप देखोगे तो 600 टन रॉ मटेरियल लगेगा। 600 टन माल हर दिन किसानों से हम लोग लेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्री प्रोसेसिंग होंगे, और फैक्ट्री में वो 200 टन माल बनेगा। लेकिन इस 200 टन, अभी ये जो पूरा एमकोल की परिस्थिति है, तो एमकोल का जो बेचने का जो रेट है वो बहुत कम रहेगा। आई मीन अगर सीएनजी से कंपेयर करें हम, तो बहुत कम पैसे एंड में प्रॉफिट करके हमें मिल सकते हैं। जो इस फैक्ट्री के जो ओनर है, हो सकता है कि उनको बाकी की जगह से, बाकी के कंपैरिजन में कम पैसे मिले, लेकिन वॉल्यूम इतना बड़ा है कि उनको अच्छे पैसे मिलेंगे। जो बायोफ्यूल एस्टेट के बारे में जो सोच रहे थे, उससे कई ज्यादा पैसे आपको इसमें मिलने वाले। ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसमें आपको शायद अंदाजा नहीं कि किसानों को कितना पैसे मिले। इतने ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में ये प्लांट लगने वाले हैं कि किसानों को और कई सारे युवाओं को बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा रोजगार इससे मिलने वाले हैं। और इसके अलावा हम जो भी प्रॉफिट जनरेशन होगा, और उसके और 20% सीएसआर अगर हम गांव के लिए, तहसील के लिए खर्च करें, तो आपको अंदाजा नहीं हम कितना बदलाव हमारे तहसीलों में, हमारे गांव में करें। लेकिन अभी क्या काम करना है, किसके ऊपर फोकस करना है? तो एग्जीक्यूशन। दोस्तों मेरी सबसे पहले मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी लोकेशन फाइनल किया है, अपने प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है उसको फाइनल किया है, एग्रीमेंट किया है, और वो नेक्स्ट स्टेप के लिए गए। लेकिन मेरी विनती है आप सभी लोगों से, सभी तहसील में जो काम कर रहे हैं, कि आप अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन, उसको फाइनल करने का जो काम है वो भी चालू करिए। साइमल्टेनियसली आप जो उसकी जो एलिजिबिलिटी, उसके लिए जो काम कर रहे हैं, उसके साथ आप लोकेशन फाइनल कीजिए। आज कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए। और मैंने कहा है ना कि लोकेशन के लिए ये कोई भी, किसी भी तरीके से आप ये कर सकते हो। सब ऑप्शन आपके पास मैंने आपको दिए हैं, हमारे पास उपलब्ध है। यानी वो ऐसा नहीं कि जिसके लिए बहुत सारे परमिशंस वगैरह लगते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसा ये प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, फायदा कर सकते हैं, और जल्द से जल्द आपको लोकेशन फाइनल करना है। दूसरा, जिन्होंने भी लोकेशन फाइनल किए हैं, तो अभी नेक्स्ट स्टेप आपके लिए है, वो है नर्सरी तैयार करना। एक प्रोजेक्ट के लिए हमें 2 नर्सरी लगने वाली है, और ये नर्सरी जरूरी है
जरूरी है कि हम राइट प्लांटिंग मटेरियल हमारे किसानों को दें, क्योंकि हमें पता है कि हर जगह पे किसान, आज हमारी जो उत्पादकता है वो दुनिया के उत्पादकता से बहुत बहुत नीचे है। इसके कई सारे कारण जो आपको भी पता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कारण यह है कि किसानों को राइट प्लांटिंग मटेरियल, राइट ट्रेनिंग नहीं मिलती जो हमें देनी है। तो हम सभी ग्राम पंचायत लेवल के सभी जो एंटरप्रेन्योर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसानों को राइट प्लांटिंग मटेरियल दें और उनको राइट ट्रेनिंग दें। लेकिन किसानों को ट्रेनिंग देने से पहले आप जो सभी उद्योजक है, जो ग्राम पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं, तहसील लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। आपको पहले समझना चाहिए कि नेपियर ग्रास में नर्सरी कैसे करनी है, प्लांटेशन कैसे करना है। तो आपके लिए हमारे पूरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसके, जो कंडुवेरी साहब है, वो आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाले हैं। दोस्तों, वो पूरे दिन का एक ट्रेनिंग का सत्र आयोजित करेंगे। वो ट्रेनिंग मेरे जैसे नहीं करेंगे इसे ऑनलाइन, वो बाकायदा आपको वहां बुलाएंगे, आपको सब दिखाएंगे, आपको सब नॉलेज देंगे और फिर बोलेंगे आप जाइए करिए, हम आपके साथ हैं। और आप जब भी वो नर्सरी करोगे, प्लांटेशन करोगे, तब आपके वक्त हमेशा मार्गदर्शक करके वो आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, लेकिन इसके साथ आपको अपना लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी उपयोग करना है, एक लोकल टीम भी तैयार करनी है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है इसके लिए। अगर कृषि लेना तो कृषि आज भी हमारे पूरे अर्थव्यवस्था का बैकबोन है। हर राज्य ने, हर सेंटर ने इस कृषि के लिए बहुत कायदे कानून किए। हर तहसील में इतनी सारी व्यवस्था की है, कितने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है आज हमारे देश में। आपके भी तहसील में तालुका कृषि अधिकारी है, उसके अधीनस्थ कितने सारे अधिकारी है जो पढ़े लिखे लोग हैं। हमें इनका उपयोग करना चाहिए ना। मैं हमेशा कहता हूं ना कि डेवलप्ड और डेवलपिंग जो इकोनॉमी है उसमें क्या फर्क होता है। तो जो विकसित देश होते हैं, विकसित प्रदेश होते हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपने संसाधनों का, रिसोर्सेज का 100% उनका यूटिलाइजेशन करते। और जो डेवलपिंग, जो अप्रगत रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं कि वो अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करते। और ये बहुत जबरदस्त संसाधन है, रिसोर्स है। यहां जो भी अफसर बैठे हुए हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट या कृषि तज्ञ बैठे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और आपको ऐसा लगता है कि सभी ऐसे सभी बुरे नहीं होते, बहुत सारे लोग अच्छे हैं वो, उसमें बहुत सारे लोगों को किसानों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन वो सही रास्ता नहीं नजर आ रहा। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे एनजीओ भी है जो गांव के लिए काम करते हैं, बहुत सारे एनजीओ भी है जो हमारे किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम करे, किस तरह से काम करे, क्या रोड मैप होना चाहिए, ये उनको नहीं पता। आप जाओ, बात करो उनसे। और ये जो एमसीएल है, एमसीएल का एक्चुअली उद्देश्य है एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करना जिसमें सब लोग इकट्ठा आए और हम किसानों के लिए काम करें। और इसके बाद आएगा प्लांटेशन, खेती करना नेपियर की, और फिर आपको किसानों को वो नेपियर घास देना है, खेती करनी है। लेकिन दोस्तों, इस खेती में आपको बहुत सारी चीजें वो समझनी भी पड़ेगी, किसानों को बतानी भी पड़ेगी। अब इस सभी प्रक्रिया में जो नेपियर की नर्सरी करनी है, ये अलग बिजनेस व्यवसाय है। आप अगर एमवीपी हो तो एमवीपी होके आपको जो प्रमोशन और बायोमास जितना मिलने वाला है उसके ऊपर आपका जो है प्रॉफिट, वो तो होने ही वाला है। उसके अलावा अगर आप नर्सरी करते हो तो वो नर्सरी की जो कुछ इन्वेस्टमेंट हो गई, उससे जो कुछ प्रॉफिट निकलेगा, ये अलग, उससे अलग ये प्रॉफिट और ज्यादा प्रॉफिट इसमें रहेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है एमकोल में, वो है कि मॉइस्चर को, पानी को कम करना। जितने भी प्लांट जो बायो ब्रिकेट्स के लगे हैं, बायोकोल के नाम पे जो कुछ पिलेट्स बना रहे हैं दोस्तों, वो ड्राई बायोमास पे काम करते हैं, सूखे हुए बायोमास पे काम कर रहे हैं। हम ऐसे हैं कि जो नेपियर घास जो चारा करके हम गाय को देते हैं, भैंस को देते हैं, जिसमें 80% तक पानी होता है, तो उस पानी को कम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सिर्फ वो पानी को कम करने के लिए लगेगी और पूरी फिजिबिलिटी इसमें निकल जाएगी। तो इसमें पानी कैसे कम करे, इसके ऊपर भी आप सभी लोग अगर कोई सोल्यूशन लेके आते हैं, अगर कोई काम करते हैं, वैसे हम तो करने वाले जैसा करना है, लेकिन उसके बेहतर अगर कुछ करते हैं तो आप एक वैल्यू एडिशन का भी फायदा, मुनाफा आपको होने वाला है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, ये भी स्वतंत्र इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जो भी ये काम करेंगे, जो भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, लॉजिस्टिक का सब ख्याल रखेंगे, इसका एक अलग मुनाफा, अलग प्रॉफिट आपको होने वाला है।
जो खर्चा होने वाला है वो आपका प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन हमारी जरूरत यह है ना कि हमें यह समझना चाहिए कि आज किसानों को क्या क्या मुश्किलें हैं, क्या क्या चैलेंजेस है। देखो, एग्रीकल्चर जब बात करते हैं तो उसका यही प्रॉब्लम होता है कि हर गांव में, हर हर गांव में, हर तहसील में मिट्टी अलग होती है, वहां का हवामान अलग होता है, लोगों की जरूरत अलग होती है, लोगों की प्रॉब्लम परेशानी अलग होती है। और ऐसे परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे किसानों के ये सब प्रॉब्लम्स को समझे और उसका सोल्यूशन निकालें। क्योंकि कोई किसी ने भी अब तक इस तरीके से किसानों के लिए डेडिकेटेडली सोचा नहीं जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कैसे पूरे फोकस करके किसानों के बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं ना, ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया। लेकिन आप जब तहसील में आपकी इतनी बड़ी टीम है, ये 15,000 लोग आपके साथ है, ये आपकी पूरी खुद की एक इंटरनल टीम रहेगी, कितने सारे उसमें टेक्नोक्रेट रहेंगे, कितने सारे ऐसे विशेषज्ञ रहेंगे जो अलग अलग चीज में विशेषज्ञ होंगे। और मैंने कहा कि जैसे हमें लोकल टीम तैयार करनी है, लोकल वहां का ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपने साथ लेना है। ये सब लेके जब आप काम करोगे तो एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी हमें लेनी है कि हमें अपने गांव में क्या है प्रॉब्लम। ट्रैक्टर का प्रॉब्लम है, पहाड़ है, जमीन का जो है वो अच्छा नहीं, उसकी क्वालिटी, जो कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। और मैं कहता हूं कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, सभी सोल्यूशन वहां मिलने वाले। ये इतनी सारी व्यवस्था जो आप जब इसका इस्तेमाल करोगे, इतने 15,000 लोग जब आपके सामने रहेंगे, साथ में रहेंगे, ये सभी लोग मिलके आपका सोल्यूशन लेके आएंगे। सिर्फ आपको एक जगह पे फोकस करके उसको सोल्यूशन निकालना है। टाइम टेबल दोस्तों, हमारा एक ही मकसद सबका कि माल तैयार करें और उसको बेचा। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये माल तैयार करना तो मुझे कितने दिन लगने वाले, इसका भी एक टाइम टेबल आप ही तैयार कर सकते हो। नहीं, सबसे पहले माल आपका तब तैयार होगा, प्रोडक्ट हमारा तब तैयार होगा जब रॉ मटेरियल तैयार होगा, अवेलेबल होगा। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि जिस दिन रॉ मटेरियल तैयार होगा उसी दिन हमारा प्रोडक्ट भी तैयार हो सकता है। बाकी कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जहां रॉ मटेरियल मिलने के बाद 3-3 महीने लगते हैं, 6-6 महीने लगते हैं जब प्रोडक्ट निकलना शुरू होता है। हम सेम डे अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट कब मिलेगा, ये नेपियर घास कब मिलेगा, इसका एक टाइमिंग करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर आज हमने वो फसल के लिए चालू किया, प्लांटेशन चालू किया, तो उसके 3 महीने बाद, 2.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर फसल आने वाली है तो उसके बाद फिर हमारा प्लांट चालू होगा। और ये कब शुरू होगा, कब प्लांटेशन किसान करेंगे, जब हम अपनी नर्सरी तैयार रखेंगे। अगर आज आपके पास वो प्लांटिंग मटेरियल किसानों को देने के लिए तो अलग बात, नहीं तो नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। और ये नर्सरी तैयार करने के बाद इस नर्सरी में जो किसानों के लिए देने लायक जो माल तैयार होगा उसको 3 महीने लग सकते हैं, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। और वो कब शुरू होगा नर्सरी, जब आपका प्रोजेक्ट का लोकेशन फाइनल होगा। और लोकेशन फाइनल होने के बाद भी ऐसा समझिए कि 4-5-6 दिन, एक हफ्ता आपको पेपर वर्क के लिए लगे, आपको जाके जो रजिस्ट्री करनी है, बाकी कुछ करना है उसके लिए लगेगी। उसके पहले ही आपको पहले लोकेशन फाइनल करना है, तो लोकेशन फाइनल करने के लिए भी वक्त लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कर 8-10 जगह पे जाना होता है, उसके बाद लोकेशन फाइनल होता है। कई लोगों को एक ही इसमें लोकेशन मिल सकता है, मिला है। लेकिन अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो ये अच्छी बात है, आप सबसे बेहतर ट्रेन हो रहे हैं, ऐसा समझिए। क्योंकि ये बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है, आप समझिए 5% ग्लोबल रिक्वायरमेंट के लिए 7 प्रोजेक्ट लगाने हैं हमें, 6-7 प्रोजेक्ट। लेकिन एक्चुअली टोटल में जो लगाने हैं वो 40-50 प्रोजेक्ट लगाने आने वाले दिनों में। तो उसके लिए बहुत बेहतर ट्रेनिंग भगवान आपसे करा ले, बस ऐसा सोचिए और ऐसा करिए। और दोस्तों, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। जिम्मेदारी ये नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को तैयार करें, उसको बेचे। जिम्मेदारी ये है कि हम अपने तहसील में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं, उनके जिम्मेदारी लें। जो भी व्यवस्था है, जितना ज्यादा हम लोग पैसा तैयार कर सकते हैं उनके लिए वो करें। हम अपने गांव की जो भी जरूरत है, जितनी भी जरूरत है, वो खुद तैयार करें। जब मैं कहता हूं कि हमें हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाना, इसका मतलब है जो भी आज जरूरत है हमारे गांव की, रोड से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, शिक्षा, मेडिकल, एवरीथिंग हम खुद तैयार करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक भी घर, एक भी परिवार ऐसा बचना नहीं चाहिए जिनके यहाँ एक अच्छा इनकम नहीं जाता हो। हम सबकी जिम्मेदारी ले रहे हैं।
50,000 परिवार है ना, तो इस 50,000 परिवार में सब में एक अच्छा इनकम जाएगा, इसकी जिम्मेदारी एमसीएल ने ली है। तो बात है उस जिम्मेदारी की, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कई सारे काम करने वाले हैं हम लोग। जब मैं कहता हूं कि इस 50,000 परिवार में एक बहुत अच्छा इनकम होने वाला है हमारी वजह से, तो उसके लिए 3 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हमने आइडेंटिफाई किया बायोफ्यूल्स, उसमें कौन से ईंधन तैयार करेंगे और बेचेंगे। हमने आइडेंटिफाई किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, उससे वो रॉ मटेरियल लेंगे और उसके प्रोडक्ट तैयार करके दुनिया में बेचेंगे। हमने आइडेंटिफाई किया है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो तैयार करेंगे और पूरी दुनिया में बेचेंगे, और ये इतने सारे वॉल्यूम में तैयार करके बेचेंगे कि हर घर में एक बहुत ज्यादा इनकम। यानी अभी सभी लोग जो बोलते हैं ना कि मिनिमम इतना इनकम होना चाहिए, वैसे नहीं है। पोटेंशियल देखिए आप, पोटेंशियल हमारा इतना है कि हम हर गांव को, हर घर को समृद्ध बना सकते हैं। सिर्फ रिस्पेक्टेबल इनकम नहीं, आने वाले दिनों में ये होने वाला है, और इसकी शुरुआत हम लोग करने वाले एक प्रोडक्ट के साथ जो है हमको। लेकिन दोस्तों इसके साथ कई सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते। मैंने कई बार बताया कि आने वाले दिनों में आप ऑर्गेनिक बिस्किट भी बेचेंगे, आप ऑर्गेनिक वड़ा पाव भी बेचेंगे, बर्गर भी बेचेंगे, कई सारे ऐसी चीजें बेचेंगे जो 100% ऑर्गेनिक होगी, और आप एक्सपोर्ट करोगे उसको। कई सारे देश ऐसे हैं दोस्तों कि जहां ऑलमोस्ट मैक्सिमम देशों में इतनी जमीन इतना नहीं है जो हमारे पास है, भगवान कुदरत ने दिया हो। कई सारे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल यह है पर्पल रेवोल्यूशन, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। पर्पल रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि आज की तारीख में जितने भी सेंट आते हैं ना मार्केट में, परफ्यूम्स वगैरह आते हैं, कितने महंगे होते हैं, और ये सब आर्टिफिशियल होते हैं, ये सब केमिकल्स होते हैं, सब वो कैंसर तैयार करने वाले घटक होते हैं। अब ऐसे परफ्यूम के जगह पे एक प्राकृतिक जो सेंट है, नेचुरल सुगंधी जैसी चीजें, द्रव्य, उसको बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसीलिए एक खेती है जो लेवेंडर, ये जो फूल है, इसकी खेती है। हमको लगता है ना कि जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा खेती हो सकती है, हो भी रही है अच्छी लेवल पे, और इसको बहुत अच्छा इनकम किसानों को हम दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो यह है पोटेंशियल यह है कि हम आने वाले दिनों में क्या 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 तैयार कर सकते हैं और किसानों की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट तैयार करें बेचे, ये सब सेकेंडरी है। हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम एक कम्युनिटी का निर्माण करें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समाज अपने गांव की जिम्मेदारी ले, अपने तहसील की जिम्मेदारी ले, अपने इस धरती माँ की जिम्मेदारी ले। एक ऐसा समाज जो हमारे यहाँ हमारे आजू बाजू जितने भी जंगल है, पानी है, नदी है, जो अपने साथ इतने करोड़ों सालों से जो रहते हुए हमारे जीव है, उनकी जिम्मेदारी ले, वो समाज का निर्माण करना, ये हमारा एक्चुअल लक्ष्य है। और जब ये करेंगे तो दोस्तों यकीन रहिए बहुत जल्दी हम हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम राज्य बनाएंगे, और ये इतने जल्दी होने वाला है कि पूरी दुनिया इसको कहेगी एमसीएल रेवोल्यूशन। धन्यवाद।